नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें आज हम बात करने जा रहे हैं 28 जनवरी 2019 को जो शिफ्ट नंबर 1 का एग्जाम हुआ था, उसमें मैथ्स के जो 19 क्वेश्चन आए थे, आज हम उनका सॉल्यूशंस देखेंगे। यहाँ पर जो ये क्लास है, इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस मिलेंगे और आपको साथ साथ में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी करी जाएगी कि कैसे प्रश्न को हल किया गया है और कैसे आप एग्जाम हॉल में बैठकर आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते थे, वो भी कम से कम समय में। तो ये क्लास लक्षण दिलाने वाली क्लास है। अगर आप ये क्लास कर जाते हैं तो यहीं से आपको एग्जाम हॉल में प्रश्न देखने को मिलेंगे और इन्हीं कंसेप्ट पर वहाँ पर प्रश्न आएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ए बी से आधा कुशल है। किससे? बी से आधा कुशल है। कौन? ए। अगर बी की एफिशिएंसी कितनी है? अगर बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। ठीक है, ये बात कर गई है। जो सी से 3 गुना कुशल है। कौन है 3 गुना कुशल? सी। बी कुशल है किससे? सी से 3 गुना। तो यहाँ पर कौन है? बी कुशल है सी से कितना कुशल है? 3 गुना कुशल है। तो यहाँ पर हम बात करें किससे? सी से 3 गुना कुशल है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी का रेशो आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो सी को बराबर कर लीजिए, बी को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ए बी सी का रेशो आप निकाल सकते हैं। ये क्या आ जाएगा? ए बी और सी का रेशो आ जाएगा कितना? 3:6:2। ठीक है, ये आ गया। अब हम बात करते हैं कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर सकेंगे। यदि बी अकेले 6 दिनों में कार्य कर सकता है तो ये ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई। यहाँ पर अगर सी 6 दिन में अकेले काम कर रहा है, 6 दिन में काम कर सकता है अकेले, तो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 6 दिन में कर सकता है। एफिशिएंसी कितनी है? 6, मतलब एक दिन में 6 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम कर लेगा? ये करेगा 36 का। तो जो टोटल वर्क आ गया वो कितना आ गया? 36। अब आपको निकालना है कि एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 36 काम को एक साथ कितने कितने दिन में पूरा करेंगे। एफिशिएंसी कितनी है उनकी एक दिन की? 6 और 3 और 2 11, मतलब 11 एफिशिएंसी उनकी एक दिन की। तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 11×3 = 33, मतलब 3 तो सब में है। ठीक है, अब क्या बचेगा? 3 उतार लिया, क्या था? दशमलव, 11×2 = 22। तो 3.2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, बी और सी एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? बी और सी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा, ये पूछा गया है। तो आप क्या करोगे? इनका एलसीएम लोगे, ये क्या आ जाएगा? 40। अब जो 40 आया, ये क्या है? ये है टोटल वर्क, कुल कार्य। बी और सी ने 40 दिन में करा है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? एक दिन की कितनी होगी? 1। तो इनकी जो एफिशिएंसी होगी कितनी होगी? 1 होगी। अब इनकी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 20 से डिवाइड करेंगे 2 बार, तो 2 एफिशिएंसी हो जाएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बी और सी की एफिशिएंसी तो कितनी है? 1 है। तो अकेले ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए की क्षमता भी 1 हो जाएगी, तभी तो 2 होगा। यहाँ पर बी और सी का मान 1 है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा? 40 काम को ए की एफिशिएंसी से कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो 40 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 40 दिन में एक काम अकेला कंप्लीट कर सकता था। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000, ठीक है, 4 महीने की बात करें तो हम कितना हो गया? 2000 और कितना है? 2500 और 3250 और 4250। ये क्या है? बिक्री होती है। 3500 रुपए की बिक्री औसत है, उसकी औसत बिक्री क्या है? 3500 है। तो 5वें महीने में उसकी जो बिक्री कितनी होनी चाहिए? मतलब 3500 की 5 महीने तक उसकी औसत बिक्री है। तो 3500 की 5 महीने तक औसत बिक्री है, तो कितनी बिक्री हो गई? ये हो गई 500, 5 5 25 और 5 15 2 17, मतलब 17,500 रुपए की बिक्री उसकी टोटल होनी चाहिए। अभी तक हमारे पास है 4 महीने, तो 5वें महीने में कितनी बिक्री होनी चाहिए वो हमको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनका क्या करना होगा। अब हम इनको सबको क्या करना होगा? योग करना होगा। अब यहाँ पर बात करें हम तो कितना हो जाएगा? देखो 2000 ये है, 2000 ये है, 4000, 3000 ये है, कितना हो जाएगा? 7000 और 4000 ये है, मतलब 11000। 11000 तो ऐसे का ऐसा ही आ गया। ठीक है, अब देखो 250 यहाँ पर है, ठीक है, 250 यहाँ पर है, तो कितना होगा? 500, 500 यहाँ पर है, तो कितना होगा? 1000। तो इसमें 1000 और जोड़ दो, तो कितना हो गया? ये हो गया 12000।
ठीक है, 12,000 हो गया। अब टोटल उसकी होनी चाहिए कितनी है, औसत तो यानी कि उसकी टोटल है कितनी 17,500, लेकिन 4 महीने की बैठी कितनी 12,000, तो इसमें कितना जोड़ना चाहिए, इसमें जोड़ना चाहिए 5,500 रुपये और। तो मतलब उसकी जो 5वें महीने की औसत 5वें महीने की जो बिक्री होगी वो कितनी होगी, वो होगी 17,500, ठीक है, माइनस 12,000, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये हो गया कितना 5,500। तो 5,500 रुपये जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। ए, बी और सी एक व्यवसाय में 50,000 रुपये की सदस्यता लेते हैं, मतलब कितने हैं, ए, बी और सी तीनों मिलकर 50,000 रुपये लगाए, ठीक है। 50K लिख लूँ, के का मतलब 1000 होता है। अब बी ने सी की तुलना में कितने 6,000 रुपये अधिक, बी ने सी की तुलना में, तो बी ने क्या ज्यादा किया, तो मतलब 6,000, बी और सी का अंतर। यहाँ पर ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक लिए, तो ए ने क्या बी की तुलना में कितना किया 2,000 अधिक किया, ये हो गया, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पर ज्ञात करें क्या कि ए ने बी की तुलना में इतना होगा, टोटल लाभ जो टोटल जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट को पी लिख लेते हैं, प्रॉफिट है कितना 10,000 का, ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं, तो ए का हिस्सा कितना है ये पूछा गया है। चलो तो अब इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं आप, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, ये है 50,000, बी माइनस सी का मान कितना है 6,000, ठीक है। यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं ए माइनस बी का मान कितना है 2,000, ठीक है। तो चलिए कैसे कर सकते हैं हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसको जोड़ भी सकते हैं क्या कि यह आ जाएगा, कैसे कर सकते हैं आप इसको, या तो आप ऐसे कर लीजिए कि आप इसको जोड़ लो, अगर इन दोनों को आप जोड़ लेते हैं तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ए माइनस सी का मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 8,000, ए माइनस सी का मान 8,000 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का मान है कितना, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, ये मान है 50,000, ठीक है। यहाँ से आप इसको भी जोड़ सकते हैं, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A प्लस के बी इजुकल टू कितना हुआ, ये होगा 58,000, ठीक है, ये हो गया 58,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2A प्लस के बी का मान 58,000 है, अगर यहाँ पर हम लिख लें इसको ऐसे कि 2A प्लस बी का मान कितना है, ये है 58,000, और यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे ए माइनस बी का मान कितना है, ए माइनस बी का मान है कितना, ये है 2,000, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ लें तो बी से बी कैंसिल, तो 3A इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 60,000, तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 20,000, तो ए का मान तो आ गया 20,000। अगर ए का मान 20,000 है तो अगर आप यहाँ पर देखें ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 20,000, अगर ए का मान 20,000 है, अगर 20,000 यहाँ पर रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो बी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,000, ठीक है। बी का मान 18,000, तो सी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000, हो गया इनका मान 12,000, 12, 18, 20, 18 और कितना होगा 12। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं कि ये कितना हुआ, देखो ये इनका क्या आ गया, जो इन्होंने धन लगाया था वो आ गया कितना 20, ए ये है ए, ये है बी और ये है सी, 20,000, ये कितना लगाया, यहाँ पर लगाया है बी का 18,000 और इसका कितना है, सी का है 12,000। तो यहाँ से आप इनका निकाल सकते हैं, हम प्रॉफिट का रेशो निकाल सकते हैं क्योंकि समय तो बराबर है। तो यहाँ पर देखो के से के कैंसिल हो जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल, अनुपात में है, अनुपात निकाल लो अब इनका, तो 2 से काट लो, इसको 2 से काटेंगे 10 बार, ठीक है, इसको 2 से काट लो 9 बार, उसको कितने बार काटो, इसको काट लो कितनी बार, ये हुआ 6 बार, ठीक है, हो गया। अब ये कितना हुआ 10 और 9 19 और 6 25, तो मतलब 25 की वैल्यू कितनी है, ये 10,000 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी हुई, एक की वैल्यू कितनी हुई, ये होगा 4,000, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया था कि ए का हिस्सा कितना है, लाभ में ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए का जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा 4,000 रुपये, ठीक है, 4,000 हो जाएगा, ये 400 कटेगा, ठीक है, ये 40 में ये होगा 400 और 400, एक की वैल्यू 400, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000 हो जाएगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ए बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान हुआ, 7:8:9 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो ए का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो कितना है, ए बी सी का अनुपात कितना दिया गया है, ये दिया गया है 7
अनुपात 8:9। तो 8 और 7 15 और 9 कितना हुआ 24। तो 24 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है कितना 1152। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको किसका निकालना है, हिस्सा निकालना है किसका, ए का। ठीक है, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं एक की वैल्यू कितनी हुई 1152 और अपॉन में कितना होगा, ये होगा 24। और यहाँ पर किसका निकालना है, ए का हिस्सा। तो 7 का मान निकालना है, तो 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ गुना में 7। तो ये आपको निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं आप, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कैसे, ऐसे निकाल सकते हैं 12 से काट लीजिए, 12 दूनी 24, ये कितना होगा 12 9 108, 7 12 6 72। 2 से कितनी बार गया, ये 2 से बार 48 बार जाएगा। तो 8 7 56, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। 1000 रुपये 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 1144.9 रुपये हो जाता है। मूलधन सालाना किस दर से चक्रवृद्धि होना चाहिए। ठीक है, जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो आप ऐसे लिखो, ये होगा 1000 लिखो, फिर ऐसे लिखो। ठीक है, अब 1 दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर 1 0 और लगाना होगा। अब 2 साल है तो इनका कर दो रूट दोनों तरफ। अब एक चीज देखो आप, ये क्या है 100 का स्क्वायर ही तो ये है, 4 0 तो 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 100 अब होगा अनुपात में। ठीक है, अभी देखो क्या है यहाँ पर, आप एक चीज देखो, ये तो 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। इसका मतलब क्या है, जो स्क्वायर रूट होगा तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, देखो या तो 3 आना चाहिए और या आना चाहिए 7। तो मतलब क्या है, ऑप्शन में 7 तो दिया हुआ है, मतलब ये किसका है, ये है 107 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 107। अब कितनी बढ़ी, 7 बढ़ा किस पर, 100 पर, गुना में 100। तो 100 से 100 कैंसिल, ये कितना होगा 7%। तो 7% आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपकी जो चक्रवृद्धि दर है वो 7% है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे। मतलब 1500 रुपये दुगने कब होंगे, मतलब जो है 3000 हो जाएंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका दुगना, 1500 का दुगना, ये होगा 3000। वो 3000 कब होगा, जब 1500 आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो आपको क्या पता है कि ये क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू क्या होता है, रेट इनटू कितना होता है टाइम, पीआरटी ओवर 100 इक्वल टू कितना होता है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। आपको पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 1500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो 1500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए। मूलधन आपके सामने है 1500, गुना में दर है आपके पास 4%, समय आपसे निकालना है और अपॉन में कितना होगा 100। तो 1500 से 1500 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार। तो समय कितना आ गया, ये आ गया टी इक्वल टू कितना है 25 वर्ष। तो 25 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई। ठीक है, इसका सीपी कितना है, 2500 रुपये है। अंकित कीमत पर 12% की छूट दी गई, डिस्काउंट कितना है 12% है। फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है, प्रॉफिट कितना है 10% है। तो एमपी बताओ। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एमपी अपॉन सीपी इक्वल टू 100 प्लस के पी अपॉन पी मतलब प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू एमपी आपको निकालना है, सीपी आपके पास दिया गया है 2500 रुपये, इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 10%। तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, अपॉन में अब कितना है 12% का डिस्काउंट है, तो 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 88। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना, 11 से काटेंगे इसको कितनी बार 10 बार, और 11 से काटेंगे कितनी बार 8 बार। ओके, आप कैसे कर सकते हैं, इसको 2 से काट सकते हैं 5 बार, उसको 2 से काट सकते हैं 4 बार। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एमपी बराबर कितना हो जाएगा, एमपी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500। इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 गुना में 100 और गुना में 5, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 4, तो 4 से इसको 100 को काट लेंगे कितनी बार 25 बार। तो कितना होगा 25 25 625, 625 गुना में 5, तो कितना आ जाएगा 3125 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 9। कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सीपी कितना है उसका, यह है 600 रुपया। फिर क्या हुआ कि सिलाई शुल्क में 40 रुपये देने के बाद सिलाई शुल्क में और रुपए लगे, तो 40 रुपये और लगे हमारे ही, तो सीपी टोटल कितना होगा, ये होगा 640। ठीक है, 12.5% के लाभ पर पाने के लिए कितने कीमत पर बेचा जाना चाहिए, 12.5% का लाभ, मतलब ये कितना होता है, ये होता है 1/8।
अगर मतलब 8 पर अगर खरीदा है तो 1 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो एसपी कितना होना चाहिए, एसपी होना चाहिए उसका 9। यही तो बोला गया है। तो यहाँ पर 8 की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 की वैल्यू दी गई है 640। 8 की वैल्यू कितनी है 640, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 80। तो 1 की अगर वैल्यू 80 है तो हमें क्या निकालना है, एसपी। तो 9 गुना में 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 720। तो ये आपको निकालना था, तो कीमत पर बेचा जाना चाहिए वो है 720। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 आने से पहले आपके लिए अपडेट है कि आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसमें अभी हम क्लास कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के ड्राइवर, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यू, टीपीओ के लिए वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को भी शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 10। इसमें कहा गया है कि 10% और 30% के दो लगातार मूल्य निर्धारण के बाद 20% की क्या हुई, 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी। हमको क्या निकालना है, लागत मूल्य मतलब सीपी निकालना है हमको। ठीक है, यहां पर क्या है 10% और 30% की दो लगातार मूल्य निर्धारण के बाद कितने की डिस्काउंट दिया गया, इस पर डिस्काउंट दिया गया है कितने का, 20% का। फिर आपसे पूछा गया है कि इतने में बेची गई, तो बताओ कि क्या होगी, उसकी सीपी क्या होगी। तो इस प्रश्न में जो समझने की बात है बस वो ये है कि 10% और 30% के दो लगातार मूल्य निर्धारण के बाद, मतलब मूल्य निर्धारण मतलब वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पहले कितने की वृद्धि हुई, 10%। तो 10% कितना होता है, 1/10, मतलब पहले हुआ 10 से 11। यहाँ पर हम सक्सेसिव केस का यूज कर सकते हैं क्योंकि एक ही वस्तु पर काम हो रहा है। फिर हुआ 30%, तो 30% मतलब 3/10। तो ये कितना हुआ, ये होगा 10 से 13। अब 20% की छूट मिली, तो 20% कितना होता है, 1/5, लेकिन इस पर मिली है छूट, मतलब 1 की छूट मिली है, 5 अगर उसका सीपी है तो कितने की मिलेगा, ये हो जाएगा 4। तो ये तो हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। तो एसपी कितना है उसका, इतना करने के बाद उसका एसपी है 2200, कितना हो जाएगा, ये होगा 88। तो कितना हो जाएगा, इसका मान है 2288, मतलब इसका इसका मान है 2288। तो यहाँ पर इसको काट सकते हैं हम, 13 से अगर इसको काटे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 13 छः 78, 4 से काटेंगे इसको 44 बार, और फिर इसको 11 से काट सकते हैं 4 बार। तो एक का मान 4 आ गया, तो इसका मान कितना होगा, 10 धाम 100 और पंजे 500, ये होगा 500 गुना में 4, कितना हो जाएगा 2000। 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 11। 4:9 के अनुपात में है, ए और बी के बीच कितनी कैंडियां, ये है 39 कैंडियां बांटी गई है। तो इनका मान कितना है, 13 का मान कितना हो जाएगा 39। तो एक की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब हमसे पूछा गया कि बी ए से कितने अधिक कैंडी, जो बी जो है वो ए से कितने अधिक कैंडी रखता है, तो 5 कैंडी अधिक है, लेकिन ये रेशो में है, तो 5 रेशो है, तो यहाँ पर एक का मान कितना है, 3 है। तो 5 गुना में 3 आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 2, और एलसीएम की बात करी जाए तो एलसीएम है कितना 60 एलसीएम है। उन संख्याओं में से एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी है, 14 अधिक है। मतलब एक संख्या क्या है, एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है, x + 14, ये तो बोला गया है। ठीक है, संख्या को n1 मान लिया, n1 x है और n2 कितना है, n2 x + 14 है। तो छोटी संख्या हमको बतानी है, तो x का मान हमको ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल n1 × n2 = क्या होता है, HCF × LCM। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो n1 का मान कितना है, x × x + 14, x + 14 = कितना हो जाएगा, HCF कितना है 2 और LCM कितना है 60। तो मतलब ये है कि x × x + 14 = कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पर x का मान आपको ऐसा रखना है कि मल्टीप्लाई कितना हो जाए, 120 हो जाए। अगर 4 रखेंगे तो 14 4 18 चौक 72 आएगा, ये तो ऑप्शन में नहीं है। 5 रखने पर 95 आएगा, ये भी नहीं है। लेकिन अगर हम x का मान कितना रखें, 6 रखे, तो x का मान अगर 6 रखते और 6 + 14, तो यह मान कितना हो जाएगा, 120 के बराबर हो जाएगा। 14 6 20, 6 का 120, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, x/y = ये कितना है, यह 4/5। तो यहाँ पर दिया गया है कि 7x + 6y = कितना है, यह है 7x + 6y = कितना है, यह है 29। तो आपसे y का मान पूछा गया कि y का मान बताओ क्या होगा। अब आप एक चीज देखो, अगर यहाँ पर
सोचने की बात है, अगर यहाँ पर हम क्या रख दें, x का मान 4 रख दें, ठीक है, और क्या रख दें यहाँ पर y का मान रख दें 5, तो ये कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 29, तो एक का मान आ जाएगा आधा। लेकिन आप उसमें समझ नहीं पाएंगे। अब देखो ये क्या है, ये रेशो टाइप में ही तो है, x अपॉन वाई। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x अनुपात y का मान कितना है, 4:5, ये मान सकते हैं। तो यहाँ पर इनके साथ कोफिशिएंट भी होते हैं, मान लिया कि p कोफिशिएंट है यहाँ पर, ठीक है। तो x का मान कितना रखो, 4p रखो, तो 7 गुना में 4p प्लस कितना हो जाएगा 6 गुना में 5p इजुकल टू कितना है, ये है 29। तो 7 चौक 28 और 30, 58p इजुकल टू कितना होगा 58p इजुकल टू कितना होगा, ये होगा 29। तो ये कितना हुआ, p का मान कितना होगा 29 अपोन में 58, मतलब कितना होगा 1/2। तो अगर हम यहाँ पर p का मान 1/2 रखे तो y का मान आ जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 5 इंटू p का मान कितना है 1/2 इजुकल टू 2.5। तो 2.5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रश्न को देख पा रहे होंगे। देखो ये किसका स्क्वायर रूट है, 8 का, तो यहाँ पर 8 रखेंगे। अब ये होगा 73 और 8 कितना, 81, तो ये कितना होगा, ये कंप्लीट किसका होगा, ये होगा 9 का, यहाँ पर 9 रखेंगे, ठीक है, इसके बाहर 9 रखेंगे। ये कितना होगा 27 और 9 36, ये किसका होगा 6 का, ठीक है। फिर ये स्क्वायर रूट खत्म, 6 बाहर आ जाएगा, 6 और 3 कितना होगा 9, तो अंडर रूट 9 किसका होता है, ये होता है 3 का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसकी गुणा करनी चाहिए। तो अगर आप देखें बाई ऑप्शन जाए तो 2 की, अगर देखो 1200 में क्या 2 की गुणा कर सकते हैं हम, अगर 1200 में 2 की गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा 2400। तो क्या ये पूर्ण वर्ग है, नहीं, ये तो नहीं है। अगर हम 1200 में 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या पूर्ण वर्ग है 3600, जी हाँ ये पूर्ण वर्ग है। किसका है, किसका, देखो 60 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी से छोटी पूछ गई है, 2 तो ऑप्शन में गलत हो जाएगा, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक दूसरी विधि भी है इसकी, क्या है, भाग विधि से आप जा सकते हैं। जैसे कैसे, 1200 को किससे डिवाइड कर लो, देखो किससे डिवाइड कर सकते हो, अगर हम बात करें छोटी सी, किससे, 100 से ही, क्योंकि 100 एक स्क्वायर है तो 100 से डिवाइड कर सकते हो। 100 से कितने बार गए, ये 12 बार। फिर इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 4 भी एक स्क्वायर है, 3 बार। अब 3 से किसको डिवाइड कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, सिंगल एक 3 रह गया इसमें, तो 1 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल क्या है 64 है, मतलब 2 पूर्णांक है x और y, ठीक है, इनका जो गुणनफल है वो कितना है 64 होना चाहिए। अब हमें बताना कि उनका योग, न्यूनतम योग। अब देखो 64 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या क्या हो सकता है, अगर हम बात करें 64 की तो ये हो जाएगा कितना 16 गुना में 4 64, ठीक है। अब हम बात करते हैं और क्या हो सकता है, 8 गुना में 8 64, 2 गुना में 32 64 और 1 गुना में 64। अब हम बात करें कि 2 पूर्णांक है उनका योग होना चाहिए, तो इन दोनों का योग कितना है 20, इन दोनों का योग कितना है 16, इन दोनों का योग कितना है 34 और इन दोनों का योग कितना है 65। अब हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है न्यूनतम होना चाहिए, तो 20 और 16 में न्यूनतम कौन सा है 16, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूनतम पूछा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, एक समुच्चय में 3 से शुरू होने वाले 5 क्रमागत पूर्णांक है। तो समुच्चय में क्या होता है, देखो इस प्रकार होता है, 3 से शुरुआत है तो 3 4 5 6 और 7, ये 5 समुच्चय हो गए। अब क्या है कि यदि समुच्चय में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो समुच्चय के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखो अगर इनका औसत निकालना है तो क्या करना होगा, इनका योग करके हमको भाग करना होगा। तो 7 और 6 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25, तो इनका योग कितना गया 25। अब इनका औसत निकाला तो संख्या कितनी है 5, तो 5 से भाग कर सकते हैं, तो जो 5 आई है क्या आया है, ये आ गया एवरेज। अब ये बोल रहा है कि उसमें से सबसे बड़ी संख्या हटा दो। अगर उसमें से हम 60 था, 7 हटा देते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 5 और 6, ठीक है, ये रहेगा। अब अगर यहाँ पर बात करें 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18, अब इनका योग कितना हुआ 18, संख्या कितनी है 4, तो कितना होगा 4 चौक 16, तो 4.5 इनका एवरेज हो गया। अब ये पूछा गया है कि एवरेज में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो 5 से कितना होगा 4.5, तो कितने की कमी आई 0.5 की कमी आई, किस पर आई वो 5 पर आई, और गुना में 100, तो 1 दशमलव से 0 चली जाएगी, ठीक है। तो 5 से काटेंगे कितनी बार, एक बार, तो 10 एकम 10, तो 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 10% की कमी आ गई है।
प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है। ठीक है, गोले की त्रिज्या कितनी है? गोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु। ठीक है, अब हम बात करें शंकु की, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की जो हाइट है वो कितनी है? वो 10 सेंटीमीटर है। तो शंकु का व्यास पूछा गया है, इसका मतलब क्या है? अगर शंकु का व्यास पूछा गया है तो गोले का आयतन तथा शंकु का आयतन बराबर होगा। ठीक है, तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या रखें? अब हम यहाँ पर रखें, अगर मान रखें तो 4/3, 1/3 से कितना हो जाएगा? 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो अब कितना होगा? ये होगा 4 इंटू आर का मान कितना है? 10 है, तो 10 की क्यूब, तो 10 वाके 3 बार गुना कर लो। ठीक है, इजुकल टू ये कितना? आर स्क्वायर, और इंटू में क्या है? एच है। तो एच कितना है यहाँ पर? आगे देख पा रहे हो, एच है 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का मान कितना होगा? 400। आर स्क्वायर का मान अगर 400 हुआ तो आर का मान कितना हो जाएगा? आर का मान 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है व्यास। तो व्यास क्या होता है? व्यास होता है, वो होता है डी इक्वल टू कितना होता है? 2r, त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर त्रिज्या 20 है तो व्यास कितना हो जाएगा? व्यास हो जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आपके सामने है। एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। 8 घंटे में कितना किया? 75 किलोमीटर की दूरी तय की। डिस्टेंस कितनी है? 75 किलोमीटर। समय कितना लिया है? टाइम लिया है 8 घंटे। ठीक है, अगर हम बात करें, उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और आंशिक रूप से साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की है, तो एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी बताओ। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में जब भी आपके सामने आए तो आप एलिगेशन का यूज करेंगे। यहां पर लिखो पैदल, और यहां पर लिखो क्या? साइकिल, सी लिख लो। अब हम बात करते हैं पैदल कितने? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब आप सोच रहे हैं कि बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? 75 किलोमीटर की डिस्टेंस ही 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करी, तो ये आपके एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, तो ये कितना होगा? स्पीड कितना होगा? 75/8। अब जो यहाँ पर 8 आता है, ये क्या होता है? इधर मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ से हटाने के लिए, तो यहाँ पर हम इस 8 को हटा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 8 को हटाएं तो क्या होगा? वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुना में 8, और इधर भी गुना में 8। ठीक है, अगर हम बात करें कितना होगा? 40, तो 75 में से 40 गए तो कितना बचेगा? ये बचेगा 35। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना होगा? 12 अट्ठे 96, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 96 में से गए तो ये होगा 21। तो अगर हम 3 से काटें, 7 से काटें, सॉरी 7 से काटेंगे 3 बार, और 7 से काटेंगे 5 बार। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 5:3, 3:5, ये क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस का रेशो आ गया इनका 3:5। ठीक है, ओ सॉरी, ये आ गया किसका? ये आ गया समय का रेशो। ठीक है, ये समय का रेशो आता है। तो 8 की वैल्यू किसके बराबर है? 3:5। एक बार 3 5 कितना होगा? 8। 8 की वैल्यू किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 1, तो मतलब क्या होगा? स्पीड कितनी हो जाएगी? ये कितना समय लगा इन्होंने? 5 की स्पीड से किया तो कितना चला? 3 घंटे में, 3 घंटे में 15 किलोमीटर चला। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। अगर आप यहाँ पर थोड़े से विचल गए हैं तो अगर देखो आप, ये किसका रेशो आता है? ये समय का रेशो आता है। तो 3:5 समय का रेशो है, मतलब इसे 3 घंटे चला और ये 5 घंटे चला। ठीक है, साइकिल से 3 घंटे और पैदल 3 घंटे और साइकिल से चला 5 घंटे। तो 3 घंटे चला किसी स्पीड से? 5 की स्पीड से। तो कितनी डिस्टेंस तय करी होगी? 15 किलोमीटर। तो ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो यहाँ आपकी ये क्लास खत्म होती है दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आपके लिए डेली मिलती रहेंगी आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।